फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूएनओ में सुधार के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत कुछ जान लिया था यूएनओ के बारे में कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई थी और यूएनओ के कितने अंग हैं और वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूएनओ में सुधार के बारे में। तो ये जानने के लिए कि यूएनओ में सुधार किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से किए जा रहे हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि यूएनओ में सुधार होने क्यों चाहिए। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, ऐसे क्या परिवर्तन आए जिससे कि यूएनओ में सुधार की गुंजाइश बढ़ चुकी है। यूएनओ में सुधार क्यों होने चाहिए, तो ये क्यों का आंसर है यही हम सबसे पहले लेंगे कि यूएनओ में सुधार होने क्यों चाहिए। तो सबसे बड़ा आंसर तो हमारे सामने ये आता है कि जब यूएनओ अस्तित्व में आया था, यानी कि जब उसकी स्थापना हुई थी 1945 में और आज के टाइम में यानी कि 2022 में। 1945 में हमारे सामने जो परिस्थितियां थी और आज के टाइम में जो परिस्थितियां हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और उस टाइम में जो चुनौतियां थी हमारे सामने या यूएनओ के सामने जो चुनौतियां थी और आज के टाइम में जो चुनौतियां हैं यूएनओ के सामने, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। कई ऐसी चुनौतियां भी हमारे सामने आ गई है जो बहुत ही ज़्यादा अलग है, नई चुनौतियां हैं। उनसे निपटने के लिए यूएनओ में सुधार करने की गुंजाइश है। और साथ ही साथ में विश्व में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, इसलिए यूएनओ में भी परिवर्तन और सुधार की गुंजाइश है और होने भी चाहिए। अब देख लेते हैं कि 1991 के बाद में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, सोवियत संघ टूट चुका है। पहले के टाइम में था सोवियत संघ, 1991 से पहले था, लेकिन आज के टाइम में अब तो सोवियत संघ नहीं है, उसकी जगह बहुत सारे देश आ चुके हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा है। अब पहले विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ अमेरिका ही महाशक्ति है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि नए देश जुड़ चुके हैं। नए देश का मतलब है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब बहुत सारे देश नए बने थे, नए देशों का उदय हुआ था और वो नए देश बाद में यूएनओ के सदस्य भी बने। अब जब वो यूएनओ के सदस्य बने तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी, वो उसके सदस्य देश भी बढ़ने लग गए। अब जैसे यूएनओ के सदस्य देश बढ़ेंगे तो उसके थोड़े और दायित्व भी उसके साथ आ जाएंगे, उसके सामने बहुत सारे देशों का भार आ जाएगा, मतलब उसके कंधों पर एक बहुत बड़े शक्ति आ जाएगी। इस कारण से भी इसमें सुधार होने चाहिए और बहुत सारे परिवर्तन भी आ चुके हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि जो चीन है वो एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है, वो तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। भारत भी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। और उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है कि नई चुनौतियां हैं देश के सामने, नई चुनौतियां हमारे सामने आ गई है। इस कारण से भी हमें यूएनओ में सुधार की ज़रूरत है और ये परिवर्तन हो चुके हैं। नई चुनौतियां किस तरह से, जैसे कि आतंकवाद आ गया है या फिर जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चुनौतियां नई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए भी यूएनओ में सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि यूएनओ में सुधार होना चाहिए, क्योंकि इससे यानी जब यूएनओ की स्थापना हुई थी और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन आ गया है, नई चुनौतियां आ गई है। चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, नए देशों का उदय हुआ है जो यूएनओ में मिल गए हैं और अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बन गया है और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये परिवर्तन आए हैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। इन परिवर्तनों के कारण ही यूएनओ में सुधार होने की गुंजाइश है। तो अब हमने जान लिया है कि यूएनओ में सुधार क्यों होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि यूएनओ में सुधार होने क्यों चाहिए, क्या क्या परिवर्तन आए हैं आज के टाइम में। अब हम देखेंगे कि यूएनओ में सुधार किस तरह से होने चाहिए, कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो इस बात को लेकर सभी देश सहमत है, यूएनओ के सभी सदस्य देश सहमत है कि किस किस तरह के सुधार होने चाहिए। तो दो तरह के होने चाहिए। पहला है इसकी बनावट और प्रकार में और प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है इसके न्यायाधिकार में सुधार होना चाहिए।
पहला इसकी बनावट और प्रक्रिया में और दूसरा इसके न्यायाधिकार में सुधार होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब मैंने आपको बताया कि सभी देश मानने को तैयार है कि 2 तरह के सुधार होने चाहिए, पहला ये सुधार होना चाहिए और दूसरा ये सुधार होना चाहिए। तो अब तक तो सुधार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जब सभी देश राजी हैं तो उसको तो लागू करने में, उसको अपनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सभी राजी हैं। किसी को मनाने की ज़रूरत तो है नहीं कि भाई ये रूसा हुआ है, भाई इसको पहले मनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक क्यों नहीं हुई है, उसके पीछे ये कारण है कि कैसे सुधार होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, इस पे सभी मान रहे हैं। लेकिन कैसे सुधार होने चाहिए, किस रास्ते से सुधार किए जाने चाहिए, इस पे सभी देश एक मत नहीं है, सभी की अलग अलग राय है। कोई कहता है इस तरह से होने चाहिए, दूसरा कहता है इस तरह से होने चाहिए। तो इसमें सभी की एक राय नहीं है। इस कारण से ही इसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके सामने ये चुनौतियां बनकर भी उभरी है। तो 2 तरह के सुधार मैंने आपको बताया है कि 2 तरह के होने चाहिए, एक बनावट और प्रक्रिया में होना चाहिए और दूसरा न्यायाधिकार में होना चाहिए। अब इन दोनों के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है बनावट और प्रक्रिया में सुधार। तो इसका मतलब है सुरक्षा परिषद में सुधार। सुरक्षा परिषद में सुधार का मतलब ये है कि मैंने जैसे कि आपको पहले की वीडियो में बताया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य है जो कि टोटल 15 है, और वैसे देखें तो 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 + 10 यानी कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। तो लोगों का कहना यानी कि देश का कहना है कि अब होने क्या लगा है कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उनके सदस्य देश अब 2011 में 193 हो गए। तो सदस्य देशों का कहना है कि इसलिए सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। अब ये सिर्फ 15 क्यों है, इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। इस कारण से इसमें जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उसमें भी जो और ज़्यादा जोड़े जाने चाहिए। जो भी 15 है वो 15 से ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ शर्तें बनाई गई, कुछ मानदंड बनाए गए कि अगर कोई देश इन शर्तों को पूरा कर लेगा तो वो सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य बन सकता है। तो वो कुछ शर्तें क्या थी? एक थी बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, और दूसरा है बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत। और तीसरा पॉइंट है आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा। और जो चौथा पॉइंट है वहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए और मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का सम्मान। और 5वां पॉइंट है यूएनओ के बजट में उसका योगदान होना चाहिए, यूएनओ के बजट में योगदान तो इस तरह से इसके कुछ पॉइंट है कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र और मानवाधिकार होने चाहिए, यूएनओ के बजट में योगदान होना चाहिए। और छठा पॉइंट है वो थोड़ी विविधता भरा होना चाहिए। तो ये शर्तें कर दे कि अगर कोई देश इन शर्तों को पूरा कर देता है तो वो सुरक्षा परिषद का स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य बन सकता है। लेकिन इसमें भी समस्या है, इसमें भी हमें बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिल रही है। अब इन्होंने कह दिया कि इन शर्तों को पूरा करना चाहिए, लेकिन कोई भी देश बता सकता है कि इसमें भी समस्या आ रही है। इन्होंने लिख दिया बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। अब किसी देश की कितनी बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए ये तो इसमें नहीं बताया हुआ है, कोई इन्होंने मापदंड तो नहीं दिया हुआ है कि भाई इतनी होनी चाहिए और वो सुरक्षा परिषद का स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य बन सकता है। तो इसमें थोड़ी समस्या आ रही है। फिर बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, सैन्य ताकत तो सारों के पास है, कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए ये इन्होंने कुछ रूल नहीं दिया है कि भाई इतनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। और फिर आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए। अब एक तो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या है
उसको नियंत्रित करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहा है, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कहेगा एक तो हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके रखा हुआ है और ऊपर से आप यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं कि आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित करके रखा हुआ है, वो एक अच्छी बात हुई या गलत बात हुई? यानी इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है कि आबादी के लिहाज से बड़ा होना चाहिए। अब चीन, भारत आबादी के लिहाज से बड़ा है, लेकिन अगर कोई देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करके रख रहा है तो उसकी जनसंख्या तो उसके मुकाबले कम ही होगी। तो इसमें जनसंख्या जो वृद्धि है वो एक अच्छा कारक है या फिर बुरा कारक है? तो इस पर भी समस्या आ रही है। लोकतंत्र होना चाहिए और मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अब लोकतंत्र की बात की जाए तो यूएनओ के लगभग सभी सदस्य देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो ये भी कोई हुआ नहीं है कि कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इसमें अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ के बजट में योगदान होना चाहिए। अब इन्होंने ये पॉइंट्स नहीं दिया है कि यूएनओ के बजट में कितना योगदान होना चाहिए। यूएनओ के बजट में तो अमेरिका भी योगदान दे रहा है और भारत भी योगदान दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका का योगदान ज़्यादा है और भारत का योगदान उसकी अपेक्षा में कम है। अगर ये दे दें भाई इतना बजट में योगदान होना चाहिए तो सारे के सारे अमीर देश ही उसमें आ जाएंगे। वो सारे के सारे अमीर देश ही जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य बन जाएंगे। तो इसमें जो गरीब देश हैं, जो उसके बजट में इतना ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उससे पीछे रह जाएंगे। तो इसमें भी थोड़ी समस्या आ रही है। उसके अलावा ये हमने इसमें पढ़ा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें दी हुई है। अब हमने ये सारी शर्तें पढ़ ली है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। अब इनको वीटो पावर मिली हुई है, यानी कि निषेधाधिकार मिला हुआ है। और लेकिन जो उसके अस्थायी सदस्य हैं उन्हें निषेधाधिकार नहीं मिला हुआ है, वो सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही निषेधाधिकार मिला हुआ है। अब बाकी देशों का कहना है कि ये जो निषेधाधिकार दिया गया है ये नहीं देना चाहिए, इससे समानता नहीं आ रही है। भाई 5 देशों को निषेधाधिकार दे दिया लेकिन बाकी के जो देश हैं उनको तो निषेधाधिकार नहीं दिया है, यानी कि वीटो पावर नहीं दिया है। तो इससे असमानता बढ़ रही है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर वीटो पावर को खत्म करेंगे तो ये जो बड़े बड़े देश हैं इनकी दिलचस्पी यूएनओ में नहीं रहेगी और यूएनओ फिर इतना ज़्यादा ताकतवर या फिर इतना ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े देश हैं वो तो इसमें दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो इससे इसका प्रभाव भी थोड़ा खत्म हो जाएगा अगर वीटो पावर को खत्म कर दिया गया तो ये थोड़ी समस्या आ रही है। पहले इसके यानी कि हमने अभी पढ़ा बनावट और प्रक्रिया में, जिसका मेनली क्या अर्थ है, सुरक्षा परिषद में सुधार, कि उसके सदस्यों की संख्या में थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ रही है। इस कारण से सुरक्षा परिषद के सदस्य से देशों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। फिर हमने पढ़ा इसकी शर्तों के बारे में कि कुछ शर्तें दी हुई है लेकिन उसमें भी हमें थोड़ी कठिनाई देखने को मिल रही है। और उसके बाद में हमने पढ़ा वीटो पावर के बारे में कि कुछ लोगों यानी कि कुछ देशों का कहना है कि वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए, ये असमानता को बढ़ावा दे रही है। ये हमने पढ़ा इसकी बनावट और प्रक्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके न्यायाधिकार में सुधार। न्यायाधिकार में सुधार, तो जब हम इसके न्यायाधिकार की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसी चीज़ों से है कि यूएनओ को किन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अब कुछ देशों का कहना है कि सुरक्षा और शांति को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और लेकिन कुछ देशों का कहना है कि पर्यावरण, शिक्षा या फिर मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, इनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हर किसी की अलग अलग राय है, कोई कहेगा इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, कोई कहेगा इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जब यूएनओ के 60 साल पूरे हो गए, यानी कि उसके अस्तित्व यानी कि उसकी स्थापना होने के बाद के 60 साल पूरे हो गए, तब 2005 के सितंबर 2005 में सभी देश इकट्ठे हुए, सभी देशों के सदस्य इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। वो निर्णय मैं अभी आपके सामने यहाँ लिखने वाली हूँ
और थोड़ी देर बाद में हम उसे रिवाइज भी करने वाले हैं। वो निर्णय कुछ इस तरह से लिए गए, 5-6 निर्णय थे। पहला था शांति संस्थापक आयोग की स्थापना। शांति संस्थापक आयोग की स्थापना। दूसरा पॉइंट ये लिखा गया कि अगर कोई देश अपने नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने में असमर्थ है तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे दूसरे देश है वो उसमें आगे आएंगे और नागरिकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश करेंगे और उसे बंद करेंगे। नागरिकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसे बंद करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट दिया गया। और थर्ड पॉइंट दिया गया कि न्यासीता परिषद, जिसे स्थगित किया गया था, परिषद, ये हमने लास्ट वीडियो जो की थी उसमें भी न्यासीता परिषद आया था। ये यूएनओ के अंग में हमने पढ़ा था, जिसे 1 नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया था और बाद में इसकी समाप्ति पर निर्णय लिया गया। ये हुआ था 2005 के सितंबर में निर्णय लिया गया था कि न्यासीता परिषद की समाप्ति पर सभी ने सहमति दी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लोकतंत्र कोष का गठन। लोकतंत्र कोष का गठन। और फिर उसके बाद में जो 5th पॉइंट है वो है मानवाधिकार परिषद की स्थापना। परिषद की स्थापना। ये जो मानवाधिकार परिषद है उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये सक्रिय हुआ था 19 जून 2006 से। और इसके बाद में जो 6 पॉइंट था वो है सहस्राब्दी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति हुई थी। तो ये कुछ निर्णय लिए गए थे इसकी 60वीं वर्षगांठ पर। यूएनओ को 60 साल पूरे हो गए थे, उस पे सभी देश मिले थे और उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, कुछ मुख्य कदम उठाए थे जो कि ये फैसले थे। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है और हमने जाना कि किस तरह से इसमें सुधार होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट बनकर हमारे सामने आते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे देश हैं उनमें मतभेद है, कोई कहता है इस तरह से होना चाहिए, दूसरा देश कहता है इस तरह से होना चाहिए। इस कारण से इसके सुधार करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन फिर भी यूएनओ इसमें अग्रसर है। और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।